उसके रिगार्डिंग प्रश्न पढ़ रहे हैं। 127 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, 128वें प्रश्न से आगे देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन से शामिल थे? तो ट्रावनकोर, निज़ाम, मराठा और अंग्रेज, ये सब उसके अगेंस्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, ये क्लियर है। के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन कौन सा कथन उसके रिगार्डिंग सही है। तो इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, सही है ये। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी सही है। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। ये तीनों कथन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में सही है। आंसर क्या बनेगा आपका? डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। किसने कहा था, मैं अंग्रेज के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये किनके द्वारा कहा गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा। टीपू सुल्तान के द्वारा क्या कहा था? मैं अंग्रेज के स्थलों साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ, मतलब स्थल पर जो उसका साधन है उसको समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। आगे है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति है कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जिए? ये किनके द्वारा कहा गया था? टीपू सुल्तान। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह जिंदगी जिए, किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से यहाँ विचार करना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या उसी को ननकाना कहा जाता है, पाकिस्तान में था। ये सही है। इसको फिर से लाइन को रिपीट करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और नानकाना न्यूज़ में था भारत पाकिस्तान के रिलेशन को लेके, इसको फिर से पढ़ो कि गुरु नानक देव जो कि मुगल बादशाह बाबर के समकालीन था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। आगे सिख के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम क्या था? लाहना था, लाहना। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया। यहाँ से प्रश्न और ये आएगा कि अमृतसर नामक तालाब किसने बनाया? रामदास ने बनाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं हम, की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत अधिकार प्रचलन किया गया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीति में रुचि दिखाई गई। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहले तो यहाँ पे चारों कथन सही है, आंसर बन रहा है आपका डी। इसमें क्या सब इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अमृतसर नामक तालाब किसने बनवाया? रामदास ने करवाया। और गुरु नानक देव किसके समकालीन किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। और नानकाना में उनका जन्म हुआ था। ये सारे टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश मतलब 1/10, ठीक ना, धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया गया? ये किनके द्वारा किया गया? अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसमें से नहीं किया था? तो उन्होंने धोखेबाजी नहीं किया था। क्या सब किया था? सहायक संधि, समामेलन और युद्ध, ये 3 उसका नीति था जिसके थ्रू वो मीन्स अपना जो राजनीति था उसको वो विस्तार करता था। आगे प्रश्न है, इसमें से कौन कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के अकाल तख्त मतलब स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में इसकी स्थापना की, अकाल तख्त की स्थापना। अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। सिखों को लड़ाकू किसने बनाया? हरगोविंद खुराना। साथ ही हरगोविंद, गुरु हरगोविंद नाम है, ठीक ना, गुरु हरगोविंद खुराना। मुझे याद आ गया कि वो एक भारतीय साइंटिस्ट है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ये है गुरु हरगोविंद, सिखों के गुरु। इन्होंने मीन्स सिखों को लड़ाकू बनाया और साथ ही उनका नाम भी चेंज किया। मतलब पहले नाम छोटा छोटा होता था, फिर उनका नाम में भी कुछ कुछ चेंज किया। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों
में किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। हरगोविंद की वहीं मृत्यु हो गई थी। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। ये तीनों कथन यहाँ पे आपका क्या है, सही है। आगे, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में बनाया गया। यहाँ पे चारों कथन सही थे। आंसर आपका क्या बनेगा, डी बनेगा। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे ना दाद, मतलब मैं सिर कटवा सकता हूं लेकिन अपना रहस्य नहीं बता सकता। ये कहा गया था तेग बहादुर के द्वारा, जिनकी हत्या किसने की, औरंगजेब ने की। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? ये किनको कहा जाता है? तेग बहादुर को। तेग बहादुर को। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है? यहाँ भी आपका आंसर डी है, मतलब चारों कथन सही है। तो उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए। माखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश, मतलब सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उन्होंने पहलू प्रथा मीन्स जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान व प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा प्रारंभ किया, जिसको हम लोग कहते हैं अभी मीन्स जो खाना खिलाया जाता है सिखों में, तो वो प्रथा जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही स्टार्ट किया था। आगे प्रश्न है हमारा। अच्छा, ये जो 10वें और अंतिम गुरु लिखा गया है, इसके बाद जो गुरु हुआ तो वो मीन्स व्यक्ति के रूप में नहीं हुआ, वो बुक हो गया, ठीक है ना, जिसको हम साहिब वो जो पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं, तो वो उसके बाद बुक हमारा आना शुरू हो गया सिखों का। आगे प्रश्न है हमारा, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं इसमें से कौन कौन सी है? ये रचनाएं दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, ये सब गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं थी। आंसर डी यहाँ पे सही है। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनाया था? मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक किला किसने बनाया था? बंदा बहादुर, मतलब वीर बंदा बैरागी ने। ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? बंदा बहादुर की हत्या फारूकुसियर के कहने पर कर दी गई थी। सैनिक संगठन खालसा पद की स्थापना किसने की थी? खालसा पद की स्थापना कपूर सिंह ने किया। कपूर सिंह। ऑप्शन नंबर बी। रंजीत सिंह 1792 से लेकर 1839 तक जिनका ये रहा, ने अपने शासन काल में अनेक विजय युद्ध लड़े। इनके द्वारा विजित स्थलों को कालक्रम सजाना है, मतलब पहले कौन सा युद्ध लड़े और उसके बाद कौन सा लड़े, उसको आपको अरेंज करना है। तो पहले उन्हें लाहौर लड़ा, फिर अमृतसर, कांगड़ा और काश्मीर। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और काश्मीर एक लाइन से लड़े उन्होंने। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? महाराजा की उपाधि लाहौर जीतने के बाद किया। लाहौर जीतने के बाद। ऑप्शन नंबर ए। रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी अमृतसर विजय अभियान के दौरान। अमृतसर विजय अभियान के दौरान रंजीत सिंह ने किस मिस्ल में लाहौर जो पंजाब की राजनीतिक राजधानी थी एवं अमृतसर जो पंजाब की धार्मिक राजधानी थी वो छीना था? किससे? भंगी से। भंगी। ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि और वो संधि किसके गवर्नर टाइम में या किसके टाइम में हुआ था, तो अमृतसर का संधि 1809 में हुआ था लॉर्ड मिंटो के साथ, और एक साइड तो कौन थे? रंजीत सिंह थे। दूसरा रोपर की संधि 1831 में विलियम बेंटिंग के साथ, और त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड या शाह शुजा के साथ। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ था? लॉर्ड मिंटो और रंजीत सिंह के बीच। रोपर की संधि विलियम बेंटिंग और रंजीत सिंह के बीच। अगर आपको इस भी याद रहेगा तो आप गवर्नर तो आसानी से आप फाइंड कर पाओगे। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई? सतलज नदी को बाउंड्री निर्धारित किया गया था। रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था, जिसमें कौन कौन इसमें से शामिल थे? इसमें शामिल होने वाले कौन कौन से थे? बंतुरा, अलार्ड, कोट एवं गार्डनर और एविटेबल, ये सारे इसमें शामिल थे। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? सिख राज्य के संस्थापक इसमें से थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह सिख राज्य के संस्थापक थे पंजाब में। पंजाब आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल युद्ध 1848 से 49 के समय
पंजाब राज्य के शासक कौन थे? पंजाब राज्य के शासक उस टाइम में थे दिलीप सिंह, दिलीप सिंह। आगे हमारा 152 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे संधि दिया गया है और वो किस वर्ष हुआ था, आपको सुमेलित करना है। तो लाहौर का संधि हुआ था 1846 में, लाहौर का संधि 1846, भेरेवाल का संधि 1846, पंजाब पर अंग्रेजी राज में विलय 1849। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया? तो ये 1843 का बात है। तो उस टाइम में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो। सिंध विजय का श्रेय किन्हें जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को, सर चार्ल्स नेपियर। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम में लगाना है, किसने पहले स्वीकार किया था? तो पहला था हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, अवध और पूना का पेशवा। वेलेस्ली की संधि इन लोगों ने स्वीकार किया था। आगे सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य के भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ये किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या कहा था? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बन गई? उसी दिन क्या हो गया? भारतीय राजाओं का अस्तित्व खत्म हो गया। ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक किन्हें कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट, लॉर्ड डुप्ले को, लॉर्ड डुप्ले। ऑप्शन नंबर ए। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ये प्रदान किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि जब भी हो तो लॉर्ड वेलेस्ली पे टिक करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। आगे सुमेलित करना है सूची 1, सूची 2 मीन्स किसने, किस गवर्नर ने क्या किया था? तो पिंडारियों का दमन किया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमएस हर्ट के द्वारा। ठगों का दमन विलियम बेंटिंग के द्वारा। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। आगे फिर से सुमेलित करना है, ये इधर काम दिया गया है और इधर कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा काम किया वो आपको सुमेलित करना है। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड मेटकाफ ने, लॉर्ड मेटकाफ ने। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस टाइम में हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर कौन था? यह था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालक्रम लगाना है। तो पहले इसमें सतारा हुआ, संभलपुर और जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये क्रम से है। आंसर है यहाँ पे। इसके अंतर्गत में होता क्या था कि कोई भी राजा है, मान लो उसका कोई पुत्र नहीं है, ठीक ना, बस मान लो पुत्री ही है, तो वो पुत्र को राज देगा, पुत्री को नहीं देगा, या फिर किसी बंदे को गोद लेके ना, जैसे मान लो कोई सेनापति है, उसको अपना राज्य नहीं दे देगा। ये था गोद लेने पर प्रतिबंध। आप किसी को गोद नहीं ले जा सकते। आपका बेटा है तो वो राजा बनेगा, नहीं तो कोई और राजा नहीं बनेगा। वो अगर ऐसा होता है तो वो राजा किसके पास चला जाएगा? अंग्रेजों के पास चला जाएगा। ये था गोद लेने की प्रथा, सॉरी गोद पर प्रतिबंध की प्रथा। आगे यहाँ पे घटना दिया गया है और अवधि दिया गया है, किस वर्ष हुआ था, तो सुमेलित करना है। सुगोली की संधि कब हुई थी? 1816। काफी इंपोर्टेंट है, नेपाल के साथ विवाद चल रहा है अभी सुगोली की संधि पे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1824 से 26 के बीच। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852-49 से चला हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 85 से 86 और चौथा आंग्ल बर्मा कब चला था? 1899, ठीक ना, अभी पढ़े थे, याद हो गया होगा आप लोगों को। आगे प्रश्न है हमारा 165 नंबर। निम्नलिखित कथनों इसमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, मतलब विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, लाहौर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली के नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता का संभव कारण नहीं था? मतलब एक इसमें से कारण नहीं था और 3 कारण उसके थे। तो आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रतियोगी का प्रयोग, मतलब उनका सेना बेहतर था ऐसा नहीं है, ये गलत है। जबकि सही क्या सब है? कमजोर मुगल सम्राट था, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव था और दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी की गई थी। तो ये 3 कथन सही है नादिर शाह के बारे में।
आगे है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारों से भारी रिश्वत ली थी, ये गलत है। जबकि सही क्या सब है? उसने श्रवण कोर पर शासन किया, अपने सामंतों का दमन किया, अपने मजबूत एवं आधुनिक सेना का गठन किया। ये तीन इनके बारे में सही है। 18वीं सदी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातक प्रमुख कच्चा माल क्या सब था? कौन कौन सा कच्चा माल वहां से आता था? तो कच्चा माल था कपास, रेशम, सोरा और अफीम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच हुआ था, इसमें किसका विजय हुआ था? कौन जीता था? तो हैदर अली जीता था, हैदर अली। प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजउद्दौला, सिराजउद्दौला। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें इसकी पराजित हुई थी। तो इसको अब यहाँ एंड करते हैं। आपका ये लेसन खत्म हो गया। आगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो, जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।